वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2025 की मलयालम लैंग्वेज फिल्म जिसका नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में हेलीकॉप्टर से कर्नल रविंद्रनाथ का हर्ट पुणे से कोची लाया जाता है और इसकी फुल ऑन मीडिया कवरेज भी चलती है क्योंकि कल शाम कर्नल रविंद्रनाथ का ब्रेन डेड हो गया था, जिसके बाद उनके रिश्तेदारों ने ऑर्गन डोनेशन के लिए सहमति दे दी थी। और इस चीज में दोस्तों जो संदीप बालकृष्णन थे वो मृत संजीवनी ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री की टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में थे। एक्चुअली पनिकर नाम के एक आदमी के साले संदीप को ये हार्ट लगाना था, इसलिए पनिकर अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल में आया होता है और यहाँ पनिकर के गैराज में काम करने वाला लड़का फोन करके गाड़ी से रिलेटेड कुछ पूछताछ कर रहा होता है और पनिकर हॉस्पिटल में जोर जोर से बातें कर रहा होता है। तो डॉक्टर उससे कहते हैं कि भाई जी आप बाहर जाइए, यहाँ पे दिक्कत हो रही है, चिल्लाइए मत, आप एक काम कीजिए प्रेयर रूम में जाकर उनकी हेल्थ के लिए प्रे करें, ये सब छोड़िए। पर जब पनिकर प्रेयर रूम में जाता है दोस्तों तो देखता है कि यहाँ तो क्रिश्चियन गॉड की प्रतिमा है, तो वो उदास हो जाता है क्योंकि पनिकर तो हिंदू है मगर इस हॉस्पिटल में सिर्फ क्रिश्चियन गॉड की प्रतिमा होती है। इसलिए पनिकर सोचता है कि सब भगवान तो वैसे होते एक ही हैं, इनसे थोड़ी प्रेयर कर लेता हूँ कि मेरे साले साहब का ट्रांसप्लांट बिल्कुल सही हो जाए। और उधर जब तक ट्रांसप्लांट चल रहा होता है दोस्तों, इधर हम संदीप का क्लाउड किचन देख लेते हैं जिसका नाम है लंच बॉक्स। हर ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी चीज के टाइम भी संदीप ने अपने क्लाउड किचन को बंद नहीं किया होता है, इसलिए मीडिया वाले वहां पे आए होते हैं ये देखने के लिए कि यहाँ पे आखिर काम कैसे होता है। और संदीप ने जब मतलब वो नहीं रहता तो उसके पीछे ये क्लाउड किचन को संभालने की जिम्मेदारी राजू नाम के लड़के की होती है, जो कि मीडिया के सामने कहे जा रहा होता है कि लोगों का कहना है कि मेरा भाई कंजूस है, इसीलिए उन्होंने हॉस्पिटलाइज्ड होने के बावजूद क्लाउड किचन बंद नहीं किया। पर देखिए ये सच नहीं है। दरअसल कई सारे लोगों के लिए हमारे यहाँ का खाना घर जैसा फील होता है। भाई उन्हें भूखा थोड़ी छोड़ सकते हैं। वैसे भी भाई की वो 4 एकड़ वाली जमीन जो हाईवे के पास है वो सरकार ने ले ली है, तो इसके बदले उनको मोटा पैसा मिला और मेरे भाई को पैसों की कमी नहीं है। फिर जब मीडिया वाले संदीप की फैमिली के बारे में पूछते हैं तो राजू बताता है उनकी बहन और जीजा ही उनकी फैमिली है। उसके बाद वो इस क्लाउड किचन में काम करने वालों को ही अपनी फैमिली मानते हैं। उनकी शादी नहीं हुई। दरअसल जब शादी होने वाली थी तो उनकी होने वाली वाइफ अपने पुराने आशिक के साथ भाग गई, जिससे भाई का दिल टूट गया और उन्होंने दोबारा कभी शादी नहीं करी। और अब वो सिग्मा मेल है जिन्हें शादी वादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद क्लाउड किचन की कुक से मीडिया बातें करती है तो वो भी संदीप भाई की खूब तारीफ करती है दोस्तों कि वो दिल के बहुत ही अच्छे इंसान है, वो तो डेली 3 बेसहारा लोगों को खाना खिलाते हैं। तो दोस्तों वो उनकी ओर इशारा भी करती है और साइड में आप देखोगे तो 3 हट्टे कट्टे जवान लड़के फ्री में खाना खा रहे होते हैं। वो लोग अपनी ओर कैमरा को देखकर बोल पड़ते हैं कि नहीं नहीं हम बेसहारा नहीं है, हम तो फिल्म मेकर्स हैं, हम संदीप भाई की बिल्डिंग में भाड़े पे रहते हैं। और जब इंटरव्यूअर उससे पूछता है कि वैसे आपने कौन सी मूवी की है तो वो कहने लग जाते हैं कि अभी तो नहीं की मगर अगले साल हम एक दमदार स्क्रिप्ट सुनाने वाले हैं फहद फासिल को। दरअसल वो क्या है ना, संदीप भाई को खाना वेस्ट करना पसंद नहीं है, तो बचा कुचा खाना खाने के लिए हम उनकी मदद कर देते हैं। फिर दोस्तों हम संदीप को देखते हैं जिसे डॉक्टर बताते हैं कि देखो आपके सारे टेस्ट्स हो गए हैं, आप बिल्कुल ठीक है, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया। आपके घर पे कोई ख्याल रखने वाला है क्या? नहीं, अगर नहीं है तो ये हमारा जेरी नाम का नर्स, ये आपका अच्छे से ख्याल रखेगा। इसके बाद दोस्तों संदीप को जेरी उसके घर लेकर चला जाता है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद। जहाँ आते ही संदीप अपने घर पे लगे मॉनिटर पे क्लाउड किचन में क्या क्या चल रहा है वो देखता है और कॉल करके भड़क जाता है दोस्तों। तब जेरी उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि इससे दिल पे असर पड़ेगा ना। संदीप गुस्से में जो चीजें कह रहा था फिर वो वही प्यार से भी कहने लग जाता है। इसके बाद तो वो खुद ही ड्राइव करके अपने क्लाउड किचन जाने लगता है। पहली बात तो उसे अभी रेस्ट करना चाहिए, जिसके लिए वो मानने को तैयार ही नहीं है यार। ऊपर से वो खुद ड्राइव करने की जिद पे अड़ा हुआ है। जेरी उसको बहुत समझाता भी है कि अभी दिल पे जोर डालना सही नहीं होगा, देखिए आपको दिक्कत होगी। तो वो भी कहता है कोई नहीं, मैं बस आराम से सांस लेता रहूंगा और ड्राइव करते हुए चला जाऊंगा। मगर दोस्तों ड्राइव करते करते संदीप का पारा बहुत हाई हो जाता है क्योंकि रोड पे लोग गलत तरीके से गाड़ी चला रहे होते हैं, जिसपे गुस्से में संदीप कह देता है कि अबे रोड तेरे बाप की है क्या? और जेरी फिर उसको टोकता है कि आप क्यों इतना हाई हो रहे हैं? तो संदीप कहता है ठीक है मैं बड़े प्यार से कहूंगा आपसे, अरे श्रीमान जी ये सड़क आपके पिताजी की है क्या? अब ठीक है। इसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं क्लाउड किचन, जहाँ पे जाने पे पता चलता है कि तीनों फिल्म मेकर लड़कों को राजू ने खाना देना बंद कर दिया है। तो संदीप खुद जाते हैं उन लड़कों के पास कि चलो खाना खा लेना, मगर उनके दरवाजे पे साबू नाम का एक आदमी पहले से खटखटा रहा होता है और जैसे ही संदीप दरवाजा खुलवाता है ना, साबू उससे झगड़ा भी करने लग जाता है। दरअसल दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि तीनों लड़कों ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसके लिए इन्होंने साबू से 25,000 लिए थे कि आपकी बेकरी की प्रमोशन कर देंगे। मगर दोस्तों फिर वो साबू नाम का आदमी कहता है इस फिल्म में हीरोइन ब्रेन ट्यूमर की वजह से मर जाती है और मरने से पहले वो हमारी बेकरी के स्पेशल लड्डू खाती है। अब बताओ इससे हमारी बेकरी का प्रमोशन हुआ या डिमोशन? इस पे संदीप कहता है पर लोगों को तो पता है ना कि हीरोइन लड्डू खाने से नहीं बल्कि ब्रेन ट्यूमर की वजह से मरी है। जिसपे साबू कहता है पर इन्होंने तो ये कहा कि फिल्म लंबी हो रही है और वो पोर्शन ही हटा दिया जिसमें हीरोइन का ब्रेन ट्यूमर दिखाया गया था, और अब लोग मेरी जान खा रहे हैं ये पूछ पूछ कर कि फिल्म में हीरोइन ने जो जहरीले लड्डू खाए थे वो हमें भी दो, हमें भी मरना है। बताओ मेरा तो मजाक बन गया यार सबके सामने। और दोस्तों तब संदीप उसको शांत करवाता है कि देखो ये हो जाता है कभी कभी। फिर रात में जब संदीप सोने जा रहा होता है तो उसको एक अनजान नंबर से आता है कॉल एक लड़की का है जो कह रही होती है मुझे आपसे बात करनी है, वीडियो कॉल उठाइए ना। और संदीप को दोस्तों ये हनी ट्रैप का मामला
लगता है, इसलिए वो अच्छे से अपना बदन ढककर वीडियो कॉल उठाता है। और ये कॉल किया होता है रजनी ने। कौन रजनी? अरे वही रजनी जिससे दोस्तों एक बार संदीप की शादी होने वाली थी और वो शादी के मंडप में भाग गई थी अपने लवर के साथ। उसे आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि काश मैंने संदीप से शादी कर ली होती उस दिन। अब वो बताती है कि मेरे पति जाने से पहले कहा करते थे कि हमने संदीप के साथ जो बुरा काम किया है उसी की वजह से हमारी लाइफ में इतनी मुसीबतें आ रही है। अब ये सारी बातें सुनकर संदीप को लगता है कि रजनी का हस्बैंड मर गया शायद, इसलिए वो कहता है कि सुनकर बहुत दुख हुआ। तो रजनी बताती है अरे वो मरे नहीं है, वो तो अपनी ऑफिस की एक लड़की के साथ भाग गए हैं। वैसे आपका दिल कैसा है? सर्जरी ठीक हो गई ना? संदीप पूछता है आपको किसने बताया ये सारी चीजें? तो रजनी बताती है कि आपके यहाँ काम करने वाले राजू ने ही तो किसी यूट्यूब चैनल वाले को अपनी पूरी स्टोरी बताई थी और उसमें मेरा भी जिक्र किया था। ये जानने के बाद संदीप यूट्यूब वीडियो देखता है जिसमें दोस्तों राजू ने संदीप के जीवन की पूरी कहानी बता दी थी। जो बात नहीं बतानी चाहिए थी वो भी बता दी थी, जिससे संदीप को राजू पे बड़ा गुस्सा आता है और वो देखता है कि राजू अभी क्लाउड किचन की सफाई कर रहा है। उसी वक्त उसे खूब डांट देता है वो कि क्या बदतमीजी है रही है। फिर अगले दिन जब संदीप अपने क्लाउड किचन में काम कर रहा होता है तो उसको ललिता के फ्रेंड जतिन का फोन आता है। अब ये कौन है आगे पता चलेगा, पर संदीप ललिता को तो पहचानता ही नहीं था दोस्तों, तो जतिन को क्या हक पहचानेगा। तो तब जतिन बताता है कि ललिता आपके हार्ट डोनर कर्नल रविंद्रनाथ की बेटी है जिनकी पुणे की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, इसीलिए ललिता आपसे मिलना चाहती है। संदीप भी मान जाता है इसके लिए। फिर सारे लोग संदीप को एक तरफ से डांटते भी हैं कि ये कोई बात हुई, पैसे देकर हार्ट खरीदना ये काफी नहीं होता, उनकी फैमिली से मिलकर एक बार थैंक यू तो कर ही दो। और दोस्तों ये बात जब उन तीनों फिल्म मेकर्स को पता चलती है तो वो कहते हैं कि बहुत ही भावुक पल होगा, हम चाहते हैं कि एक फिल्म स्टाइल में इस पल को रिकॉर्ड किया जाए, जिसके लिए वो संदीप को मना भी लेते हैं। मगर संदीप कहता है कि देखो पर मुझे दिखाए बगैर उस वीडियो को नेट पे मत पोस्ट कर देना, उस बेकरी एड की तरह मेरा हाल नहीं होना चाहिए, समझे। तो वो लोग भी कहते हैं कि नहीं आप चिंता मत कीजिए, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले दिन दोस्तों संदीप से मिलने के लिए ललिता अपने फ्रेंड जतिन के साथ आती है। वो संदीप के दिल पे हाथ रखकर अपने पिता के हार्ट को फील करती है। तभी ये तीनों नमूने डायरेक्शन देखने लग जाते हैं कि भैया आप भी लड़की के कंधे पे हाथ रखिए और उसकी ओर प्यार से देखिए। ये तो दोस्तों एनिमल फिल्म की तरह हो गया। और वो उसी वक्त उनमें से एक की कनपट्टी उड़ा देता है, जिससे ललिता शॉक्ड हो जाती है। फिर वो अकेले में संदीप से कहती है कि जब मैंने सुना था कि मेरे डैड का हार्ट किसी आदमी को दिया गया है तो मुझे लगा था किसी समझदार इंसान को दिया गया होगा, मगर ये क्या था। ये कहकर वो हंसने भी लग जाती है और फिर बताती है कि मेरी नेक्स्ट वीक एंगेजमेंट है पुणे में और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे उस स्पेशल मोमेंट में शामिल हो। अगर आप आएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरे डैड अभी भी मेरे साथ हैं। प्लीज वो कहना अभी तक मेरे हर इंपॉर्टेंट मोमेंट में मेरे डैड मेरे साथ हमेशा रहे। जिसपे संदीप बड़े ही प्रैक्टिकल इंसान की तरह कहता है कि देखो इस हार्ट को लेकर इतना सेंटी होने की क्या जरूरत है, ये तो बस एक टूल है जो कि खून पंप करने का काम करता है। और वैसे भी सच बताऊं तो पिछले कई महीनों से ना इस हार्ट ट्रांसप्लांट की वजह से मैं अपने बिजनेस पे सही से ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। अब अगर मैं तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए पुणे जाऊंगा, 4-5 दिन और वेस्ट करूंगा तो बताओ ना मेरा क्या फायदा। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि मैं बस कामना कर सकता हूँ तुम्हारे बेहतर भविष्य के लिए। सॉरी पर मैं वहां नहीं आ पाऊंगा। और ये सारी बातें सुनकर दोस्तों ललिता को बहुत ही बुरा लगता है। वो कहती है कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं रहेंगे तो आपका बिजनेस ठप थोड़ी पड़ जाएगा। एक बात बताइए, आपको हार्ट नहीं मिलता, आप जिंदा नहीं रहते तो ये बिजनेस तब आपको क्या मतलब था ना, तब तो आप मर जाते। सोचिए जरा उसके बारे में, हार्ट नहीं मिलता तो आप जिंदा रहते नहीं। कहकर वो चली जाती है। उसकी बात का क्या मतलब था संदीप अच्छे तरीके से समझ जाता है कि वो ये कहना चाह रही है कि तुम्हारे पास मेरे डैड का दिल है, अगर हम वो दिल नहीं देते तो तुम मर जाते साफ साफ, और तुम हमारे लिए बताओ इतना सा नहीं कर पा रहे हो। तो जब ये बात संदीप जेरी को बताता है तो जेरी कहता है कि तुम एक नंबर के ना एहसान फरामोश आदमी हो, ललिता के बातों को तुम गलत मतलब निकाल रहे हो। उसका कहना था कि अगर तुम्हें मेरे डैड का दिल नहीं मिला होता तो क्या तुम अपना बिजनेस करने के लिए जिंदा रहते। देखो मेरे हिसाब से हमें वहाँ चलना ही चाहिए। हमें? संदीप कहता है ये। तो जेरी कहता है हाँ मैं भी तो जाऊंगा ना साथ में, मेरा काम है आपको दवाई पानी देना और बाकी हेल्थ का ध्यान रखना ना, इसीलिए मैं भी चल लेता हूँ। और वैसे भी मेरा काफी टाइम से दिल था पुणे घूमने का। फिर क्या था दोस्तों, संदीप और जेरी चले जाते हैं पुणे, जहाँ वो बाबाज कॉफी पे बैठकर चाय पी रहे होते हैं। और तब जैकब नाम का आदमी उनको पिकअप करने के लिए आता है, जो कि कर्नल रविंद्रनाथ का जिगरी यार है। अब जैकब संदीप को चाय के साथ वड़ा पाव खाता देखकर कहता है कि रविंद्रनाथ भी बिल्कुल ऐसे ही यहीं पे चाय और वड़ा पाव खाया करते थे, उसका दिल आपको यहीं खींच लेकर आ गया देखो। इसके बाद दोस्तों जैकब संदीप और जेरी को एक अच्छे होटल में रूम बुक करवा कर वहां रुकवा देता है, जहां रात में ललिता आती है। वो संदीप के यहाँ आने का शुक्र अदा करती है और यहाँ आने का जो भी खर्चा हुआ उसका पैसा भी देना चाहती है, मगर संदीप मना कर देता है। यहाँ पे वो थोड़ा ख्याल रखता है उसका और कहता है कि मैं आपका और आपके परिवार का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ इस दिल के लिए, इसके अलावा मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। तब ललिता बताती है कल 6:30 बजे फंक्शन शुरू होगा, वैसे आप कल पहनने क्या वाले हैं। तो संदीप कहता है 2-4 कपड़े लेकर आया हूँ, उन्हीं में से कुछ पहन लूंगा। तो वो कपड़े दिखाने को कहती है, दिखाओ। पर संदीप सारा शर्ट पैंट ही लेकर आया था। तो ललिता कहती है कि मेरे डैड ना वो
कुर्ता स्टाइल पहनते थे, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। और संदीप के मना करने के बाद भी वो उसे उस स्टोर पे लेके जाती है जहाँ से उसके डैड हमेशा कपड़े खरीदते थे। यहाँ वो इधर उधर की भी संदीप से काफी बातें करती है और उसको एक निकनेम भी देती है, सैंडी। अगले दिन दोस्तों एंगेजमेंट में खूब नाच गाना होता है, सारे लोग बड़े खुश होते हैं, मगर ललिता और उसका होने वाला पति, इनमें कुछ बातें होती है और ललिता स्टेज पे जाकर सबके सामने कह देती है, किसी पर्सनल रीजन की वजह से मैं ये एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ, आप खाना खाकर जा लीजिएगा। सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि अचानक क्या हो गया। लड़के का दोस्त तो काफी अग्रेसिव भी हो जाता है दोस्तों, और ललिता के साथ तो बदतमीजी करने लग जाता है कि बिना ऐसे बताए एंगेजमेंट कैसे तोड़ सकती हो। तो संदीप को आ जाता है गुस्सा और वो उस लड़के को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो लड़का भी संदीप से फाइट करने लग जाता है, जिसकी वजह से संदीप गिर जाता है दोस्तों और उसका हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि अभी नया नया तो दिल लगा था। संदीप को हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है तुरंत ही, जहाँ उसका काफी सारा चेकअप वगैरह होता है। तो दिल तो ठीक होता है मगर स्पाइन में माइनर सा फ्रैक्चर आ गया होता है और डॉक्टर ने संदीप को 1 हफ्ते तक आराम करने को कहा, साथ ही चेयर वगैरह पे बैठने से मना भी किया, या तो वो खड़ा रह सकता है या फिर सो सकता है। इस तरह से फ्लाइट में बैठकर सफर करना संदीप के लिए मुश्किल हो गया था। इसीलिए ललिता कहती है कि 1 हफ्ते हमारे साथ हमारे घर पे रह लीजिए सैंडी, इससे हमें ऐसा लगेगा कि हमारे डैड का दिल अभी भी हमारे घर पे ही है। संदीप इसके लिए मना तो कर देता है मगर उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो वहीं पे रुक जाता है और उसे इस घर में बिल्कुल एक फैमिली का प्यार मिलता है बढ़िया तरीके से। हालांकि उसको पसंद तो सभी करते हैं मगर ललिता कुछ ज्यादा ही उसके आगे पीछे घुमा करती है, यहाँ तक कि ललिता की मॉम देविका भी एकदम नॉर्मल ही बिहेव किया करती है। वो ऐसे नहीं करती कि मेरे पति का हार्ट है इसमें तो मैं इसके साथ चिपक रहूंगी। हालांकि देविका भी बहुत सुंदर थी दोस्तों। फिर एक दिन की बात है, ललिता की आर्किटेक्ट एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें वो संदीप को साथ लेकर जाती है बेस्ट ऑफ लक वगैरह कहने के लिए। और एग्जाम के बाद जब वो एक ओपन रेस्टोरेंट में संदीप के साथ बैठी होती है ना, तो उसको अपना वो एक्स करण मिल जाता है और फिर करण संदीप से माफी मांगता है कि उस दिन मेरा दोस्त कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया था और उसने आप पे हाथ भी छोड़ दिया, माफ कर दो। वैसे वो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है, माफ कर दीजिए ना। इसके बाद वो ललिता से कहता है कि हम पहले की तरह दोस्त तो रह ही सकते हैं ना, तो वो हाँ कर देती है। और उसके जाने के बाद दोस्तों संदीप ललिता से एंगेजमेंट तोड़ने की वजह जानने की कोशिश करता है कि क्यों। तब वो बताती है कि वैसे करण अच्छा लड़का है, हम काफी सालों से दोस्त भी हैं, पर जैसे हम रिलेशन में आए वो कुछ ज्यादा पॉजिटिव हो गया मुझे लेकर और उसने मेरे फोन में एक स्पाई ऐप डाल दिया, यानी मैं अपने फोन में किससे क्या बात कर रही हूँ सब करण को पता चल जाता था। वो जतिन नाम का फ्रेंड याद है जिसके साथ मैं आपसे मिलने आई थी कोची, तो उसने मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज भेजा जिसको करण ने गलत समझ लिया और उसकी पिटाई कर दी बेचारे की। उसे मेरे एंगेजमेंट पे आने से भी मना कर दिया और इस बात का जब मुझे पता चला तो मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी। मैंने सोचा शादी से पहले अगर ये ऐसे बर्ताव कर रहा है तो शादी के बाद तो पता नहीं क्या 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 पाबंदी लगाएगा मुझ पे। इसके बाद दोस्तों जैसे ही ललिता घर आती है उसकी मॉम उसको सुनाने लगती है कि अभी 4 दिन नहीं हुए सगाई टूटे हुए और तुम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाकर क्या साबित करना चाहती हो। तो ये सुनकर संदीप सबसे पहले तो स्टेटस चेक करता है। ललिता ने कैफे में जो फोटो क्लिक करवाई थी संदीप से, उस पे लिख दिया था फ्रीडम, जो कि करण की मॉम को अच्छा नहीं लगता कि मेरे बेटे ने क्या आपकी बेटी को गुलाम बना के रखा हुआ था जो सगाई टूटने पे वो फ्रीडम सेलिब्रेट कर रही है। तो बीच में संदीप एंटर करता है और देविका के सामने ही उसकी बेटी को समझाता है कि तुम असल में अभी पूरी तरह से खुश नहीं हो, तो तुम्हें स्टेटस पे लोगों के सामने खुश दिखने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ललिता अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर के बाद दोस्तों हम संदीप को देखते हैं जिसकी कमर की सिखाई जारी कर रहा होता है और डांट भी रहा होता है कि डॉक्टर ने आपको बैठने से मना किया था ना, सिर्फ हल्का फुल्का चलने को कहा था, मगर आप तो बस पूरे शहर के चक्कर लगाकर अपने कमर की वाट लगाने पे तुले हुए हैं। तभी दरवाजे पे होती है देविका की दस्तक, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है कि कभी भी किसी ने मेरी साइड नहीं ली, मेरी बातों को समझने की कोशिश नहीं की, मगर मुझे खुशी है कि मरने के बाद ही सही, मगर आपके दिल को ये तो एहसास हो गया कि मैं सही हूँ। और फिर देविका के वहां से जाने के बाद ललिता दरवाजे पे दस्तक देती है और कहती है आपने सही कहा था, बेकार में चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने वो स्टेटस डिलीट कर दिया। फिर उसके जाने के बाद दोस्तों संदीप से जारी एक सवाल करता है कि आप तो अखंड सिंगल रहे हो, ऐसे में जब ये दोनों लेडीज आपसे इतनी क्लोज आकर बातें करती हैं तो आपको कुछ ऐसा वैसा फील नहीं होता क्या? जिसपे संदीप कहता है मार खाएगा क्या बे, तुम भूल गए हो क्या कि मेरे पास किसका दिल है, वो असल में मुझसे नहीं इस दिल से बातें करते हैं। तभी रजनी का फोन आता है दोस्तों जिसको जेरी पिकअप कर लेता है और उसके साथ फिर वो टाइम पास करने लग जाता है। कॉल कट होने के बाद जेरी कहता है कि अरे जो दिल आपके अंदर लगा है ना, ये आपकी ओर कितनी सारी लेडीज को खींच रहा है, कुछ तो गड़बड़ है इस दिल में। तो फिर संदीप उसको डांट के चुप करा देता है कि अबे तू बकवास मत कर। अगले दिन दोस्तों संदीप से मिलने जैकब आता है और कहता है कुछ दिन पहले रविंद्रनाथ ने मुझे काफी डांटा था किसी बात को लेकर, मगर डांटने के पीछे वजह नहीं बताई थी। फिर उसका एक्सीडेंट हो गया और वो चल बसा, मगर मेरे दिल में वो बात रह गई कि आखिर वो मुझसे नाराज क्यों था, क्या आप इसके पीछे की वजह बता सकते हो? तो संदीप कहता है भाई मुझे कैसे पता होगा। तब जैकब कहता है कि मैंने इंटरनेट पे इस बारे में सर्च किया था, उसमें लिखा हुआ था कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद दिल को दिमाग से जुड़ने में थोड़ा वक्त लगता है, मगर कुछ केसेस में सेलुलर मेमोरी वापस आ जाती है। तुम्हें कुछ विजन से दिखाई दे सकते हैं पास्ट के। मेरा ये खूबसूरत चेहरा देखो, अगर इसके बारे में कुछ भी तुम्हें याद आए तो मुझे वॉइस नोट भेज देना। जैकब के जाने के बाद घर के अंदर से फिर से देविका और ललिता के झगड़ने की आवाज आती है
और जब संदीप पूरा माजरा जानने के लिए जाता है ना, तो उसे देविका बताती है कि तुम्हें पता है मेरे पिताजी 3 साल से बिस्तर पे हैं। डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया है, इसलिए उनके ठीक होने की उम्मीद नहीं है और ना ही उनकी आत्मा निकल रही है। वो बहुत ही तकलीफ में है। इसके लिए कई लोगों ने पूजा पाठ और गंगा जल पिलाने के लिए भी कहा था। हमने सब कुछ करके देख लिया, मगर उनकी आत्मा उनका बेकार शरीर छोड़ ही नहीं रही। और मेरे भाई का मानना है कि मेरे पिताजी ने मेरे पति के साथ जो गलत किया उसी की सजा उनको मिल रही है। इसीलिए अगर संदीप उन्हें माफ कर दें तो हो सकता है कि मेरे पिताजी को मुक्ति मिल जाए। मगर ललिता कहती नहीं सैंडी, क्योंकि वो संदीप को सैंडी कहती है ना, तुम मेरे नाना जी को माफ नहीं करोगे किसी भी हाल में। अरे मेरे डैड ने उन्हें जिंदगी भर माफ नहीं किया और मैं नहीं चाहती कि उनके मरने के बाद तुम्हारी बॉडी में उनका दिल होने की वजह से तुम उन्हें माफ करो। पर संदीप इस बार भी देविका की साइड ही लेता है और अगले दिन पूरे परिवार के साथ वो पहुंच जाता है देविका के मायके, जहां वो मिलता है दोस्तों देविका के भाई कैप्टन मनोज से। तो मनोज कहता है आज हम घर पे विष्णु पूजा करवा रहे हैं ताकि मेरे पिता की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो। फिर वो रोने भी लगता है कि अब मेरे पिताजी चले जाएंगे। इसमें संदीप कहता है कि देखिए मैं उन्हें माफ कर रहा हूँ ऐसा कह दूंगा, लेकिन वो इस दुनिया से जाएंगे या नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। इसके बाद तो दोस्तों सभी नाना जी के कमरे में जाते हैं। तो संदीप मनोज से कहता है कि अपने डैड से कहो मुझसे माफी मांगे, तभी तो मैं माफ कर पाऊंगा। तो नाना जी मनोज के कान में कुछ तो कहते हैं दोस्तों, शायद वो माफी ना मांगने की बात कर रहे थे। इसीलिए मनोज कहता है कि संदीप जी आप अपनी तरफ से माफ कर दीजिए ना। वो कहना ये मेरी छुट्टी का आखिरी हफ्ता है और फिर मुझे ड्यूटी ज्वाइन करना होगा। अगर इसी हफ्ते में सब निपट जाता है तो अच्छा रहता। मगर संदीप कहता है कि दिल से माफ करने के लिए दिल को वो फील भी तो होना चाहिए ना कि मुझसे कोई माफी मांग रहा है और बिना माफी मांगे तो मैं माफ कर नहीं सकता। और इनकी अकड़ देखकर अब तो मुझे भी जानना है कि आखिर इन्होंने रविंद्रनाथ के साथ ऐसा क्या किया था। और तब मजबूरी में दोस्तों मनोज को बताना ही पड़ता है। हालांकि वो शॉर्ट में ही बताता है कि मेरे डैड और मेरे जीजाजी दोनों एक ही रेजिमेंट में थे। मेरे डैड जीजाजी के सीनियर थे। मेरे जीजाजी ने कुछ इलीगल माल पकड़ा था जिसमें मेरे नाना जी ने यह शक जताया कि मेरे जीजाजी ने कुछ घोटाला कर दिया और ये बात उन्होंने गलती से मीडिया वालों के सामने बक दी, जिसकी वजह से मेरे जीजाजी पे कोर्ट मार्शल हो गया। उन्हें 3 साल तक ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया था। फिर इन्वेस्टिगेशन में मेरे जीजाजी निर्दोष पाए गए तो उन्हें उनकी नौकरी वापस मिली। ऊपर से मेरे जीजाजी हमेशा निचली कास्ट के थे, इसलिए मेरे डैड शादी के खिलाफ भी थे। ये सारी बातें सुनकर संदीप का मन ही नहीं करता नाना जी को माफ करने का दोस्तों, और वो सबके सामने कह देता है कि मेरे पास जिसका दिल है उस आदमी के प्रति भी मेरी कोई वफादारी बनती है भाई। जिसने रविंद्रनाथ का जीना मुश्किल किया था मैं भला उसको कैसे माफ कर सकता हूँ। ऊपर से इसमें अभी भी कोई पश्चाताप का लक्षण नहीं दिख रहे। ये कह के वो रूम से बाहर आ जाता है और तब ललिता खुशी से आती है और संदीप को हक करके किस कर देती दोस्तों और थैंक यू भी कहती मेरी बात मानने के लिए। और उसी वक्त पूजा की घंटी और शंख वगैरह बजने लग जाता है, जिससे संदीप को अपने चाचा जी की बात याद आ जाती है जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है। वैसे उन्होंने काफी पहले ये कह दिया था कि जब तुम प्यार की उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे तब एक लड़की तुम्हें किस करेगी और उस वक्त मंदिर की घंटी और शंख की आवाज आएगी। उसी वक्त तुम्हारे अंदर का सोया हुआ जिंदा दिल इंसान जाग जाएगा। अब ये सारी बातें सोचकर संदीप बड़ा खुश होता है कि अब मेरा अच्छा टाइम आने वाला है, अब मुझे जिंदगी जीने में मजा आने वाला है। घर आने के बाद दोस्तों संदीप रात में देखता है देविका को जो कि अकेली गार्डन में गुमसुम बैठी होती है। तब वो जाता है उसके पास और कहता है असल में मैं तो आपके पिताजी को माफ करने के लिए वहाँ पे गया था, मगर वहाँ जो जो बातें मैंने सुनी उसके बाद मैं उन्हें माफ नहीं कर पाया, सॉरी, इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर देविका हैरान हो जाती है। वो कहती है क्या कहा आपने लास्ट में? तो वो कहता है सॉरी, जिससे देविका इमोशनल हो जाती है दोस्तों और संदीप के हाथ चूमते हुए कहती है जिंदा रहते भर आपने मुझे कभी भी सॉरी नहीं कहा था। और तभी संदीप को पास वाले मंदिर से भजन कीर्तन की आवाज आती है, जिससे फिर से संदीप को याद आता है अपने एस्ट्रोलॉजर चाचा की बात कि बेटा जब तुम्हें उम्मीद भी नहीं होगी तब तुम्हारी किस्मत की लड़की तुम्हें चूम कर तुम्हारी आत्मा को जगा देगी। अब इससे संदीप कंफ्यूज हो जाता है दोस्तों कि मेरी लाइफ में ललिता है या देविका है, माँ है या बेटी है। हे प्रभु इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हो। फिर अगले दिन दोस्तों संदीप अपने मेडिकल चेकअप करवाने के लिए जब जाता है ना तो पता चलता है कि वो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, उसे 2 हफ्ते और रेस्ट करना होगा तभी काम होगा। साथ ही योगा जैसी हल्की एक्सरसाइज भी करनी होगी। इसकी जिम्मेदारी ललिता अपने कंधे पे ले लेती है। वो डेली सुबह संदीप को योगा करने में गाइड करती है। अब एक दिन की बात है दोस्तों, संदीप को ललिता लेके जाती है अपने साथ एक शूटिंग प्रैक्टिस में, जिसमें ललिता बहुत ही बुरा परफॉर्म करती है, जिससे वो हो जाती है अपसेट और संदीप से कहती है मेरे डैड चाहते थे कि मैं एक अच्छी शूटर बनूं, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी बन पाऊंगी। मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है, शराब पीने का मन कर रहा है मेरा, और मेरे पीने से आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? वो कहता है मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। जिसके बाद वो संदीप को लेकर जाती है पब में और वहाँ शराब पीते हुए संदीप से ढेर सारी बातें करती है। वो संदीप से पूछती है आपने अभी तक शादी क्यों नहीं करी? तो वो रजनी वाली बातें बताता है कि कैसे वो शादी से भाग गई थी और फिर मैं काफी डिप्रेशन में चला गया था, मैंने काफी शराब पीना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे मैं रजनी को भूलकर अपने काम काज में मशरूफ हो गया। मैंने काफी सारे अच्छे दोस्त बनाए, उनके साथ ही अपना फ्री टाइम में एंजॉय करता था। मैंने 30 साल की उम्र तक खूब शराब पिया, उसके बाद बंद करनी पड़ी। और एक दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पे गया हुआ था तो
वहाँ अचानक मैं बेहोश हो गया था। तब उन्होंने मुझे हॉस्पिटलाइज्ड करवाया और फिर तुम्हें पता है ये हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में। वो तो मेरा नसीब अच्छा था कि तुम्हारे पति मुझे मिल गए, मतलब उनका दिल मेरे काम आ गया। मगर मैं सोच रहा हूँ अब तो जिंदगी गुजर ही चुकी है, अब ब्याह के बारे में सोचकर क्या ही फायदा। ये सारी बातचीत करने के बाद बहुत देर रात को संदीप और ललिता कार से घर वापस आ रहे होते हैं। मगर इस वक्त ड्राइविंग कर रही है ललिता और उसने पी रखी है शराब और उसे पकड़ लेती है पुलिस। फिर दोनों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, जहाँ फिर ललिता की मॉम को कॉल करके बुलाया जाता है और वो रिश्वत लेकर इन्हें छुड़ा देती है। अब अगले दिन दोस्तों जब किचन में संदीप ब्लैक कॉफी बना रहा होता है तो देविका संदीप को खूब झाड़ती है कि ललिता तो हमारी बच्ची है, उसकी तो बचपन से आदत है उठपटांग हरकत करने की। जब उसने शराब पीने की बात करी तो फिर आपने उसको रोका क्यों नहीं? पर नहीं, आप भी चले गए उसको कंपनी देने के लिए। बढ़िया। संदीप कहता है अरे मुझे क्यों डांट रही हो, मैंने तो पी भी नहीं। पर देविका उसको डांट कर चुप करवा देती है और कहती है अब बताओगे कि हम आगे क्या करने वाले हैं? संदीप कहता है हम क्या करेंगे मतलब? अरे मैं रिकवर हो जाऊंगा तो वापस चला जाऊंगा अपने काम पे। देविका भड़क जाती है कि सारे मर्द ऐसे होते हैं, गैर जिम्मेदार, अपनी जिम्मेदारियों से सिर्फ भागते रहते हैं। इसके बाद जब ललिता संदीप को योगा करवा रही होती है तो उसी वक्त रजनी का फोन आ जाता है, जिसका नंबर संदीप ने सेव करके रखा हुआ था, भागी भी रजनी के नाम से वो भी। तो ये देखकर ललिता उसको थोड़ा चिढ़ाने की सोचती है। वो वीडियो कॉल रिसीव करके संदीप को पकड़ा देती है। अब रजनी बताने लगती है कि मैंने एक सपना देखा, पता है हमारी शादी हो रही है और इस बार मैं भागी भी नहीं। तभी ललिता पीछे से संदीप को हक कर लेती है और जब रजनी पूछती है ये कौन है तो वो जवाब देती है कि मैं तो इनकी सब कुछ हूँ, अब तुम्हारी शादी इनसे नहीं होने वाली। इतना सुनकर रजनी गुस्से में कॉल कट कर देती है और ललिता हंसते हुए कहती है चौंक गई होगी बेचारी, जिसपे वो तो चौंकी की नहीं, लेकिन संदीप मन ही मन कहता है कि चौंक तो मैं भी गया था। जिसके बाद संदीप अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाता है, जहाँ वो और ललिता दोनों रोमांस कर रहे हैं एक गाने पे। साथ ही दोस्तों संदीप ललिता के करियर में उसको सपोर्ट भी करने लग जाता है और पता ही नहीं चलता देखते देखते कब 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। अब डॉक्टर संदीप को एकदम फिट करार दे देता है। अब वो कहीं भी आराम से जा सकता था, मगर क्या है ना, अब संदीप का मन ही नहीं करता जाने का। इसलिए वो डॉक्टर से बहाना करता है कि देखो मुझे अभी थोड़ा बहुत दर्द है, और वो बार बार बहाना ही बना रहा होता है ताकि यहाँ पे रुकने का काम मिल जाए, मतलब यहाँ पे रुकने का मौका मिल जाए। और दोस्तों वो जेरी है ना, वो भी संदीप की बातों को समझ जाता है और अकेले में आकर पूछता है कि अरे सुनो तो, माँ पसंद आई है या बेटी? जवाब में संदीप उसको डांट देता है और कुछ नहीं कहता। फिर जब संदीप, जेरी, ललिता और देविका एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए होते हैं तो वहाँ जेरी फ्लाइट बुक करने की बातें करता है। तो संदीप उसको रुकने को कहता है और उन माँ बेटी से पूछता है कि रविंद्रनाथ जी की कोई और ख्वाहिश थी क्या? वो क्या है ना, मैं सब कुछ एक बार क्लियर करके जाना चाहता हूँ, मगर उनकी अगर कोई अधूरी ख्वाहिश हो तो मैं उसको भी पूरा कर दूं, ये सोच रहा हूँ। जैसे उन्हें फायर एस्केप मैजिक ट्रिक करनी थी या 110 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी थी, ऐसा कुछ मैंने सुना है। घर आने के बाद दोस्तों संदीप को जेरी कहता है अरे क्या तमाशा किया आपने, वो माँ बेटी कोई गधी नहीं है कि आपके इरादे ना समझे। संदीप कहता है पर मैंने तो बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग की थी। तभी देविका संदीप को बुलाती है और डायरेक्टली पूछ लेती है कि आपके जाने का मन है कि नहीं। वो क्या है ना, जब प्यार होता है तो जिससे होता है उसके अलावा सबको पता चल जाता है। अब हम दोनों कोई छोटे बच्चे तो नहीं है जो अपने इमोशंस को छिपाए। वैसे मेरे हस्बैंड जब जिंदा थे तो उन्होंने अपना सारा प्यार बस हमारी बेटी पे लुटाया, पर आप काफी अलग हो। जिससे संदीप को लगता है गई भैंस पानी में, ये तो गलती हो गई। मेरा झुकाव तो ललिता की तरफ था और यहाँ उसकी माँ मेरी तरफ। इसके बाद दोस्तों संदीप को ललिता लेके जाती है एक साइकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि सगाई वाले दिन करण के दोस्त से लड़ाई के दौरान संदीप गिर गया था ना, तो उसको गिरने की एंजाइटी हो गई, इसलिए उसे फ्लाइट में जाने से बड़ा डर लग रहा है। तो वो सोच रही है थोड़ा इसको डॉक्टर पे दिखा दे। वहीं साइकोलॉजिस्ट तरह तरह के सवाल करता है संदीप से और इसी बीच वो बर्थ डेट वगैरह भी पूछ लेता है, जिससे ललिता को पता चलता है कि आज ही संदीप का बर्थडे है। इसीलिए वो उसे केक शॉप पे लेके जाती है जहाँ दोनों केक कट करते हैं, जिससे संदीप काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जब संदीप छोटा था ना तो उसकी माँ उसके जन्मदिन पे खीर बनाती थी और दोनों साथ में पूजा करने जाते थे, मगर केक वगैरह आज से पहले संदीप ने कभी कट किया ही नहीं। इसके बाद संदीप को ललिता अपने डैड के खास रूम में लेके जाती है, जहाँ उनके ढेर सारे मेडल्स वगैरह पड़े होते हैं, उनकी किताबें होती हैं। ललिता उन सभी चीजों के बारे में संदीप को बताती है, जिससे संदीप ये मन बना लेता है कि मेरे दिमाग में जो आया था वो गलत है। मुझे रविंद्रनाथ जी के परिवार का बस आभारी होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए वो देविका को भी क्लियर कर देता है कि मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ इज्जत और स्नेह है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद वो वापस अपने घर जाने का इरादा कर लेता है, मगर जैकब आकर उसको 2 दिन और रुकने को कह देता है, क्योंकि रविंद्रनाथ के दोस्त वगैरह उससे मिलना चाहते हैं। वो भी देखना चाहते हैं कि उनका दिल कैसा है, और उसके सारे दोस्त सैटरडे को इकट्ठा होने वाले हैं। हालांकि संदीप मना करता है कि मेरे आए हुए काफी दिन हो गए, मेरा बिजनेस भी लॉस में चल रहा है, पर जैकब जिद करने लग जाता है, तो फिर वो भी मान जाता है रुकने के लिए। अगले दिन वो जेरी से बात करता है कि तुम्हारी एज अ नर्स तनख्वाह काफी कम है ना, तुम एक काम करो, मेरे साथ फुल टाइम रहो मेरा मैनेजर बनकर, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दे दूंगा। क्योंकि दोस्तों संदीप ने उसकी और उसकी माँ की कॉल पे सारी बातें सुन रखी थी इतने दिनों में, क्योंकि हुआ यह था कि उसकी माँ के ऊपर काफी सारा कर्ज है, इसलिए वो जेरी को जर्मनी भेजना चाहती है। मगर अब संदीप कहता है कि मैं इतनी तनख्वाह दूंगा कि तुम्हारी सारी जो भी जरूरतें हैं पूरी हो जाएंगी,
और ये सारी बातें ये दोनों पार्क में कर रहे होते हैं जहाँ इनको करण मिल जाता है। वो संदीप के सामने रोने गिड़गिड़ाने लग जाता है और कहता है कि मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मगर सच में मैं ललिता से बहुत प्यार करता हूँ। उसने मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है, अगर आप एक बार हमारी मुलाकात करवा देते तो आपका बहुत अच्छा होता। अगले दिन दोस्तों संदीप करण वाली सारी बातें ललिता को समझा देता है और उसे किसी तरह से उससे मिलने के लिए मना भी लेता है। पुजारी और ललिता फिर जाते हैं करण के ऑफिस, जहाँ पहले ललिता और जतिन भी काम किया करते थे वहीं पे। पर यहाँ आने के बाद तो संदीप देखता है कि करण एक नंबर का गिरगिट निकला। वो ऐसे रंग बदलता है कि क्या बताएं। वो कहता है कि सगाई से एक दिन पहले ही मैंने तुम्हारे सारे चैट्स पढ़ लिए थे। तुम जतिन के साथ मिलकर दूसरी कंपनी स्टार्ट करना चाहती हो ना, जिसके लिए तुम लोगों ने बड़े बड़े क्लाइंट्स भी ढूंढ के रखे हुए हैं। तुम दोनों मेरी मर्जी के बिना हमारी कंपनी नहीं छोड़ सकते, ऐसा एग्रीमेंट में मैंने पहले ही लिखवा दिया था। इसके अलावा भी करण दोस्तों काफी अनाप शनाप बके जाता है, जिससे संदीप को ये सब ठीक नहीं लगता और वो ललिता को यहाँ से लेकर जाने लग जाता है। तभी करण के दोस्त संदीप पे हमला कर देते हैं। वो सोचते हैं कि इस बार भी हम इससे मार कर निकल जाएंगे, मगर दोस्तों इस बार संदीप पूरी तरह से रिकवर हो चुका था। इसीलिए वो करण और उसके दोस्तों की जमकर पिटाई कर देता है और इतना पीटता है ना कि वो लोग दोबारा कभी भी ललिता को तंग नहीं करने वाले। इसके अगले दिन दोस्तों सैटरडे होता है। आर्मी के बहुत सारे लोग संदीप से मिलने के लिए आते हैं और तब स्टेज में चढ़कर संदीप उन सभी का शुक्र अदा करता है आने के लिए भी, और फिर कर्नल और उनके पूरे परिवार का शुक्र अदा करता है कि उनकी वजह से मुझे एक नई लाइफ मिली, एक नया परिवार मिला। इसके अगले दिन संदीप अपने हाथों से सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और जेरी के साथ वापस कोची चला आता है। हालांकि ये मोमेंट काफी इमोशनल भी था उसके लिए। ये लोग सच में दोस्तों संदीप के परिवार बन चुके थे, इसीलिए सबकी आंखें भी नम हो जाती हैं। फिर कोची वापस आकर संदीप अपने क्लाउड किचन वाले बिजनेस में बिजी हो जाता है। अगले साल जब उसका बर्थडे आता है ना, तो उसे ये बात याद ही नहीं रहती, मगर पुणे से ललिता और देविका ने उसके लिए बर्थडे केक भिजवाया होता है, जिससे बेचारा संदीप भी इमोशनल हो जाता है। और उसी दिन पता है दोस्तों तेज बारिश हो रही होती है और एक मिडिल एज लेडी संदीप के यहाँ पे आती है। वो उसे बड़े प्यार से देखती है और तभी संदीप को अपने एस्ट्रोलॉजर चाचा की बातें याद आती है कि जब तुम्हें उम्मीद भी नहीं होगी तब तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे लिए एक लड़की आएगी। पर संदीप अब उस आवाज को इग्नोर कर देता है और उस लड़की की ओर बस स्माइल करके देखता है। और यहीं पे दोस्तों ये संदीप की लव स्टोरी जो अधूरी थी वो अधूरी रह गई और इस मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।